एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर ने ख़वातीन के पागल खाने का विज़िट किया। वहाँ पर डॉक्टर को एक लड़की नज़र आई। वो शक्ल सूरत से काफ़ी समझदार दिखाई दे रही थी, मगर पिछले 5 वर्ष से वो पागल होने का ड्रामा कर रही थी। डॉक्टर ने पागल खाने की इंतज़ामिया से कहा कि मेरे ख्याल में ये लड़की पागल नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया ने डॉक्टर साहब को इस बात का यकीन दिलाया कि ये पागल ही है, जो पिछले 5 वर्ष से अजीबोगरीब हरकतें करती है। अक्सर अपने कपड़े फाड़ देती है और सब लोगों के सामने बेरहना हालत में भागती है। अगर ये अक्लमंद होती तो ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करती, मगर इसके बावजूद डॉक्टर साहब उस लड़की का इंटरव्यू लेना चाहते थे। डॉक्टर ने बड़ी राजदारी से इस लड़की से पूछा कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, मुझे बताओ ये पागलपन के ड्रामे क्यों करती हो। मैंने दुनिया देखी है और मेरे तजर्बे के लिहाज से तुम पागल बिल्कुल नहीं। शुरू में लड़की खामोश रही, डॉक्टर को कोई जवाब ना दिया, मगर फिर फूट फूट कर रोने लगी और डॉक्टर को बताया कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। एक सियासतदान ने मुझे ख़रीदना चाहा, मगर मैंने इनकार किया। एक दफ़ा ऑफिस में ही चाय की प्याली पी ली तो मुझे नींद आ गई। जब नींद से बेदार हुई तब मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद थी जहाँ पर ये मेरी रिसर्च का हिस्सा था और 2 साल में तकरीबन 50 पागल खानों का विज़िट करना था, लोगों की ज़िंदगियों को जानना था। ये एक किस्म का सर्वे था जिसमें अक्सर ऐसे पागलों से मेरा सामना होता था जो पहले अपनी ज़िंदगी में बड़े खुशहाल थे, मगर फिर अचानक इनकी ज़िंदगी ऐसे बदली कि ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। वैसे तो ज़िंदगी में मुझे बहुत से पागलों से सामना हुआ, मगर 2 पागल ऐसे थे जो मुझे आज तक नहीं भूल पाएंगे। इनमें से एक पागल लड़का था जो बीवी की वजह से पागल हुआ था। इसकी मोहब्बत की शादी थी और वो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। माली हालात कुछ ठीक नहीं थे तो अपने ख़ानदान की खातिर कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया। बीवी से इस बात का वादा किया कि अगले साल इसे भी अपने पास बुला लेगा, क्योंकि सऊदी अरब में इसे अच्छी जॉब मिली थी। वो रोज़ अपनी बीवी से वीडियो कॉल पर बातें करता। बीवी की मुस्कुराहट से इसे इस बात का यकीन था कि मेरी बीवी अब भी मुझसे बेहद मोहब्बत करती है। हर महीने वो अपनी बीवी के लिए महंगे महंगे तोहफ़े बेचता और साथ ही अपनी मोहब्बत का इजहार करता। 1 साल का अरसा गुजर चुका था और ईद पर इसने वतन वापस आना था, मगर जब वतन पहुंचा तो इसकी हैरानगी की इंतहा ना रही, क्योंकि बीवी ने तलाक का मुतालबा किया। दरअसल कुछ यूँ कि इसे अपने दोस्त से ही धोखा मिला। वो दोस्त जिसको वो अपना भाई समझता था, इसकी गैर मौजूदगी में इसने अपने दोस्त की बीवी पर डोरे डालना शुरू कर दिए थे और इस बात का यकीन दिलाया था कि आपका शौहर आपसे इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी कि मैं करता हूँ, और एक ना एक दिन वो तुझे वैसे ही छोड़ देगा। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि अभी से इससे अलहदगी इख्तियार कर लो। इस बेचारे को दोनों तरफ से धोखा मिला था। अपने सबसे बेहतरीन दोस्त ने भी इसे धोखा दिया, जबकि ऐसी बीवी जिसको वो अपना वफादार समझता था, इसने भी शौहर को धोखा दिया। ये सदमा इससे बर्दाश्त ना हुआ। इसकी वजह से इसका ज़हनी तवाज़ुन जाता रहा। मैं इससे मिला, इससे बातें की, न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो अब भी अपने हवास में है। वो अब भी अपनी बीवी को याद करता है और इसकी याद में अपने आप को तकलीफ़ देता है। उस आदमी के इस रवैये ने मुझे हैरान कर दिया था। वो पिछले कई साल से ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा था। इसके कुछ अरसे के बाद मुझे एक औरतों के पागल खाने में जाने का मौका मिला। यहाँ मुख्तलिफ़ हालात की मारी औरतें थीं जो काफ़ी अरसे से पागल खाने की ज़ीनत बनी हुई थीं, और इन औरतों में अक्सर वो औरतें थीं जो किसी न किसी मर्द का शिकार बनी थी। मोहब्बत के झांसे में वो घर से भाग चुकी थी या फिर इनके साथ धोखा हुआ था। इन्हीं औरतों में मुझे एक लड़की नज़र आई जो शायद 25 बरस की थी। पहली ही नज़र में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये लड़की पागल नहीं। मैं इस सिलसिले में पागल खाने की इंतज़ामिया से बात की और मैनेजर को बावर करवाने की कोशिश की कि ये लड़की जो सामने बैठी है ये पागल नहीं है, बस इसी तरह के ये ड्रामे कर रही है। मैं उस लड़की का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मैनेजर ने मुझे मना किया कि आप किसी सूरत उस लड़की के करीब मत जाना। इसका कोई अपना नहीं, ना ही इससे कोई मिलने आता है। हम इसको अलग रखते हैं।
क्योंकि ये बाकी औरतों के लिए काफ़ी ख़तरा है। ये उन पर हमला करती है, तशद्दुद करने की भी कोशिश करती है। ये किसी किस्म का ड्रामा नहीं कर रही। दरअसल बात ये है कि ये पागल है, क्योंकि ये अक्सर अपने कपड़े फाड़ देती है और बगैर कपड़ों के जेल के अंदर भागना शुरू कर देती है। अगर ये अपने होश-ओ-हवास में होती तो इस तरह की हरकत ना करती। मैं बातें सुनता रहा, लेकिन फिर भी मेरे दिल में इस बात का शक था और मैंने उस बात का इज़हार मैनेजर से किया था कि मैं हर हाल में उस लड़की का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मेरे काफ़ी इसरार पर मैनेजर ने मुझे इस बात की इजाज़त दे दी कि आप 15 मिनट तक उस लड़की का इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उस लड़की के हाथ बांधने पड़ेंगे ताकि वो आप पर किसी किस्म का हमला ना करे। लेकिन मैंने मैनेजर से यही कहा कि आप बेफ़िक्र रहें, वो मुझ पर हरगिज़ हमला नहीं करेगी। मैं नहीं चाहता कि वो कैद में मुझे इंटरव्यू दे। बड़े ही अच्छे माहौल में मैं इससे बात करना चाहता हूँ। खैर, मैनेजर इस बात के लिए रज़ामंद हो गया कि आप आज़ाद माहौल में उस लड़की से मुलाकात कर लें। मैं उसके केबिन में दाखिल हुआ। शुरू में मैं बहुत घबरा रहा था, क्योंकि मैनेजर ने मुझे काफ़ी खौफज़दा कर रखा था कि ये लड़की बहुत ख़तरनाक है। मैंने इसे सलाम किया। इसने मेरी तरफ से गौर से देखा, लेकिन मुझे किसी किस्म का जवाब ना दिया। मैंने इसका नाम पूछा, तब भी वो खामोश रही और जवाब ना दिया। मैं इसे कहने लगा कि देखो, तुम्हारा नाम जो भी है, मैं जानता हूँ कि तुम पागल नहीं हो। सच सच बताओ कि तुम कौन हो, इधर क्यों आई हो, कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से तुम यहाँ आई हो। वो मेरे सामने हंसना शुरू हो गई। फिर इसने अपने बाल नोचना शुरू कर दिए। इससे कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी हकीकत से आगाह हूँ। बेहतरी इसी में है कि मुझे सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी जान छोड़ने वाला नहीं। लेकिन हर तरह की कोशिश के बावजूद वो मुझे जवाब नहीं दे रही थी। मैं इससे बार बार मुख्तलिफ सवालात पूछ रहा था, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। आखिरकार मैनेजर ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि सर, 15 मिनट का वक़्त ख़त्म हो चुका है, अब आप बाहर आ सकते हैं। मेरे दिल में कई अरमान छुपे थे। मैं नाकाम वापस जा रहा था, लेकिन जैसे ही कैबिन से बाहर निकलने लगा तो मैंने देखा कि लड़की ने रोना शुरू किया। वो सिसकियाँ लेकर रो रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने मैनेजर की मिन्नत की और कहा कि मेरा शक दुरुस्त निकला। लड़की मुझे कुछ बताना चाह रही है, प्लीज़ मुझे कुछ वक़्त दीजिए। ये सुनकर मैनेजर हैरान हुआ। इसने मुझे मज़ीद कुछ वक़्त दिया लड़की के साथ टाइम बिताने का। मैं इसके कैबिन में दोबारा दाखिल हुआ और इसके सामने आराम से बैठ गया और लड़की से कहा, जी भर के रो लो, सेहत के लिए रोना अच्छा है, इसलिए से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा। वो काफ़ी देर तक रोती रही। मैं इंतज़ार में था कि कब चुप करेगी। काफ़ी देर के बाद इसने रोना बंद किया और बोली कि मेरा नाम सजल है, मैं पेशे के लिहाज से एक जर्नलिस्ट थी। मेरी एक अजमन नामी लड़के से मंगनी हुई थी। वह पिछले 5 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मोहब्बत के बड़े बड़े दावे कर रहा था। मेरे इनकार पर इसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी। ये बात नहीं थी कि मैं किसी और को पसंद करती थी, बस अभी मैं शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अज़मन ने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए कई साल तक इंतज़ार कर सकता है। शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे ही करेगा, वरना यूं ही सारी ज़िंदगी कमारा बैठा रहेगा। जिस दिन इसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, उस दिन मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो फ़लाँ अस्पताल में एडमिट है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। मैं इसके पागलपन पर हैरान थी कि किस किस्म का लड़का है जो एक लड़की की खातिर जान दे सकता है। हालांकि आज से कुछ दिन पहले तो वो मुझे जानता तक नहीं था। मैंने उसके जज्बे की कदर की। मुझे एसएमएस करता था कि इसकी मोहब्बत सच्ची है, लिहाजा रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन एक शर्त रखी कि अभी शादी नहीं करूँगी, फ़िलहाल मंगनी होगी और तकरीबन 1 साल बाद ही शादी मुमकिन है। लेकिन क्योंकि मैं पढ़ाई करना चाहती थी, हमारी मंगनी तय हुई। वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। ऐसे महसूस होता था जैसे दुनिया की सारी दौलत इसके कदमों में आ चुकी है। मुझे शुरू से ही सहाफ़त से लगाव था। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने अपना शौक़ पूरा किया
हालांकि मेरे वालिदैन ने मुझे इस बात के लिए मना किया था कि बेटे, एक औरत के लिए सखावत आसान रास्ता नहीं, लेकिन ये मुश्किल पेशा है। लेकिन मैंने अपने बाप से यही कहा कि पापा, ये मेरा शौक़ है, बस मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रही तो मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा ये आप लोगों से वादा है कि हमेशा हक और सच का साथ दूंगी, सच्चाई के रास्ते पर डट कर खड़ी हो जाऊंगी, कभी भी मेरे कदम डगमगाएंगे बिल्कुल नहीं। मेरे वालिद ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे इस बात की इजाज़त दे दी कि जाओ बेटी, अपनी ज़िंदगी जी लो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं एक मशहूर सियासतदान का इंटरव्यू लेना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ मसाइल का सामना था। वो काफ़ी मसरूफ़ थे, इंटरव्यू लेने का मौका नहीं मिल रहा था। खैर, मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार मुझे सियासतदान का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। इंटरव्यू लेने के दौरान ही मेरी छठी हिस्स ने मुझे इस बात का इशारा दिया कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इसे टीवी पर देखा था और हकीकी ज़िंदगी में इससे बिल्कुल नावाकिफ़ थी। जितने भी सवालात पूछ रही थी, वो मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था और अजीबोगरीब नज़रों से मुझे देखी जा रहा था, क्योंकि इसके दिमाग में कुछ चल रहा था और नज़रें मेरे चेहरे पर थी। इसने अपनी आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज़ कर रखी थीं। मुझे इसकी नज़रों से खौफ महसूस हो रहा था कि मैं ये कहाँ फंस चुकी हूँ। अब ऐसा भी नहीं कर सकती थी कि अधूरा इंटरव्यू छोड़कर वापस चली जाती। जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाह रही थी, उस टॉपिक को मुकम्मल करना ज़रूरी था। लेकिन वो इस किस्म का इंसान हो सकता है, इसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। वो तो मेरी सोच से भी ज़्यादा घटिया साबित हुआ। वो मुसलसल हवस भरी नज़रों से मुझे तक रहा था। इन हालात में इंटरव्यू जारी रखना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने ख़राब तबीयत का बहाना करके वहाँ से रुखसत ली। वो बहुत ज़ोर दे रहा था कि कुछ देर मज़ीद ठहर कर चाय पी कर जाना, लेकिन मैंने ख़राब तबीयत का बहाना किया और उसके घर से वापस चली आई। मेरा जिस्म कांप रहा था, मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। सबसे पहले मैंने इस बारे में अज़मत को बताया, उसे कॉल करके बुलाया कि मुझसे मिलो। फिर वो मुझसे मिलने आया। मैंने इसे सारा वाक़या बयान कर दिया। उसने मुझे तसल्ली दी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बस तुम्हें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। दोबारा इसका इंटरव्यू लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो इखलाक से गिरा हुआ इंसान है। किसी भी वक्त तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। भलाई बस इसी में है, किस तरह के लोगों से दूर रहा जाए। मैंने अज़मत के मशवरे पर अमल किया और फिर अपने आप से वादा किया कि आज के बाद मैं किसी सियासतदान का इंटरव्यू नहीं लूँगी। मैं अपना दायरा सहाफ़त सिर्फ आम आवाम के लिए महदूद रखना चाहती थी। मैं आम आवाम के मसाइल दुनिया के सामने लाना चाहती थी। बस यही मेरा मकसद था। शाम के वक़्त मुझे एक अजनबी नंबर से कॉल मौसूल हुई, जिस पर एक शख्स ने मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है। मैं भला कैसे उसकी आवाज़ भूल सकती थी। ये उसी सियासतदान की कॉल थी। मैंने उससे माजरत की और कहा, सर, मैं किसी से नहीं मिल सकती, बराए मेहरबानी आप दोबारा मुझे कॉल मत कीजिएगा। मगर वो बार बार इस बात का इसरार कर रहा था कि तुम खुशकिस्मत लड़की हो जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। हालांकि कई लोग मुझसे मिलने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन मेरे पास किसी के लिए वक़्त नहीं। वो इतना ढीठ इंसान था कि मेरे लाख मना करने के बावजूद बार बार मुझे कॉल्स कर रहा था। आखिर में एक मैसेज किया कि मुझे तुम पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहता, ना ही तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ। बस अपनी ज़िंदगी की एक रात मुझे दे दो। ये बात सुनकर मेरे जिस्म को आग सी लग गई। मुझे गुस्सा आया। मैंने इसे बुरा भला कहा, जितनी गालियाँ दे सकती थीं वो दी और फिर इसके बाद अपना नंबर बंद कर दिया। इसी दिन मैंने वो सिम निकाल कर फेंक दी और सिम बदल ली। नए नंबर से अज़मत को कॉल की और उसे कहा किसी हफ्ते अपने वालिदैन को मेरे घर भेजो। मेरी ये बात सुनकर अज़मत हैरान हुआ कि अचानक इसे क्या हुआ। पहले तो ये शादी के लिए बिल्कुल रजामंद नहीं थी
और 1 साल बाद शादी करना चाहती थी, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये मुझसे शादी के लिए रजामंद हो गई। वो मुझसे वजूहात पूछने लगा तो मैंने कहा कि तुमसे मिलूंगी तभी बताऊंगी। अब्बा जान बुज़ुर्ग हो चुके हैं और इन हालात में मुझे एक मर्द के सहारे की ज़रूरत थी, इसलिए मैं जल्द अज जल्द शादी करना चाहती थी। एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो मेरी ताकत बने और मुझे इस घड़ी में मेरा साथ दे, दुनिया की मैली नज़रों से मुझे बचा कर रखे। अजमत ने मुझसे मुलाकात की और मैंने इसे सारा माजरा बयान किया। मैंने इसे बताया कि मैं नहीं चाहती कि खुदा न ख्वास्ता मेरे साथ कुछ हादसा पेश आए। जिस स्टेज पर मैं अब खड़ी हूँ, इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ की सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ ताकि मोहल्ले वाले किसी किस्म की बातें ना बनाएं कि कितनी बेहया लड़की है कि अपने मंगेतर के साथ दिन रात घूमती है। अजमत ने मुझसे कहा कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं घर जाते ही माँ से बात करता हूँ और इसी हफ्ते तुम्हारे घर भेजूँगा। हमारा मंसूबा था कि सादगी के साथ निकाह करेंगे, ज़्यादा लोगों और रिश्तेदारों को दावत नहीं देंगे। इसने अपनी माँ को हमारे घर भेजा और इसकी माँ ने मुझे बहुत प्यार किया। वो मुझे पसंद करती थी और अगले ही हफ्ते हमारी शादी होगी। मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ, लेकिन 2 दिन के बाद अजमत की तरफ से मुझे एक कॉल मौसूल हुई जिसको सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अजमत ने अचानक शादी से माजरत करते हुए ये मंगनी तोड़ दी। मैं बार बार उससे पूछ रही थी कि क्या तुम वाकई अजमत हो या कोई फेक कार है, तो वो यही कह रहा था कि मैं अजमत ही हूँ। वो मुझसे मिला, नज़रें झुकाकर मेरे सामने खड़ा था, बिल्कुल बुज़दिल मर्द की तरह। मुश्किल में मेरा साथ छोड़ दिया। नज़रें झुकाए वो बार बार यही कह रहा था कि मुझे अपने वालिदैन और बहनों की इज़्ज़त और जान अजीज़ है। तुम्हारे साथ शादी की सूरत में मैं अपने सारे ख़ानदान को खो दूँगा, लिहाजा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। दूसरे दिन मुझे दोबारा कॉल आई और कहा कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो एक एक करके सारे लोग तुमसे अलग हो जाएंगे, तुम अकेली रह जाओगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे नए नंबर तक इसे कैसे रसाई मिली, लेकिन किसी न किसी तरह वो मुझसे रब्ता कर ही लेता था। हम जिस करियाना दुकान से सौदे लेते थे, उस सियासतदान ने अचानक उस दुकानदार को भी ख़रीद लिया ताकि वो मुझे मेरे बाप को ट्रैप करे, और दुकानदार ने मेरे बाप को एक मसले में ट्रैप कर लिया था। इसने चीनी के शॉपर में मंशियात के पैकेट रख दिए। अब्बा जान अभी घर ही पहुंचे थे कि हमारे घर पर अचानक पुलिस का छापा लगा। वो हमारे घर की तलाशी लेने लगे और अब्बा जो चीनी लाए थे उसको खोलकर चेक किया तो मंशियात के पैकेट बरामद हुए। उन्होंने हमारे घर का चप्पा चप्पा छान मारा, वो उससे बर्तन तोड़ डाले और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। मुझे और मेरे वालिद को पकड़कर थाने में ले गए। जेल में ही अब्बा की तबीयत खराब हुई और जेल से इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया और उधर जेल के अंदर ही मैं रही। मुझे कैद की हालत में इस बात का पता चला कि अब्बा का इंतकाल हो चुका है और ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाए थे। रात को थानेदार ने उस सियासतदान को फ़ोन किया कि लड़की हमारे कब्ज़े में है, रात के किसी पहर आप आकर इसे ले जाएं और सुबह होने से पहले लड़की वापस हमारे पास छोड़ दें। अब मैं उस शख्स का सारा मंसूबा समझ चुकी थी। थानेदार जो मेरे बाप की उम्र का था, मैंने उससे कहा कि खुदा के कहर से डरो, अपनी बेटी को मेरी जगह रख कर देखो, सोचो एक ना एक दिन तुमने ज़रूर मरना है, खुदा के हुजूर जवाबदेह होना है। मेरी ये बात सुनकर वो कांपने लगा, जेल की सलाखों के साथ अपना सर ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। फिर मुझसे कहा कि अगर अपनी इज़्ज़त अजीज़ है तो यहाँ से पागल खाने शिफ्ट हो जाओ, वहाँ तो महफूज होगी, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसने मेरे नाम की रिपोर्ट लिखी कि लड़के का ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं, लिहाजा इसे पागल खाने शिफ्ट किया जाए। उस वक़्त से लेकर आज तक मैं पागल खाने में दिन गुजार रही हूँ और इसी खौफ से बाहर नहीं जाती कि कहीं वो जालिम शख्स मुझे उठाकर ना ले जाए। मैंने सजल को इंसाफ दिलवाने की ठान ली। उस सियासतदान की तमाम कॉल्स का डाटा निकलवाया और वकील से कहलाकर सजल की ज़मानत करवाई। अब उस सियासतदान की सियासत
खतरे में थी क्योंकि उसके खिलाफ हमें ठोस सबूत मिल चुके थे। फ्रांसिक रिपोर्ट में ये बात साबित हुई थी कि सजय को तमाम काल्स उसने की थी और फिर लड़की को हरासा करने के केस में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सजय ने काफ़ी अरसे के बाद सुख का सांस लिया और मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं रिसर्च के सिलसिले में जर्मनी चला गया मगर सजल से मेरा राब्ता कायम रहा, लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि इसका नंबर बंद हो गया और कंटेक्ट ख़त्म हो गया। मैं काफ़ी परेशान था। खुदा ना ख्वास्ता वो किसी मुसीबत में ना हो। इसी परेशानी में मैं वापस पाकिस्तान आया, लेकिन सजय का कुछ पता ना चल सका। वो कहाँ है? वो सियासतदान भी जेल से बाहर आ चुका था। मुझे इसी पर शक था कि उसी ने सजल को गायब किया था, मगर ऐसा नहीं था। वो तो खुद सजल की तलाश में था और उसे इबरत का निशान बनाना चाहता था। मेरी अज़मत से मुलाकात हुई। वो अपनी गलती पर पेशेमान था और मुश्किल की इस घड़ी में इसने सजल को छोड़ा, इसलिए पछता रहा था। मेरे सामने रो रहा था, सजल की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। 2 साल तक हमें सजल ना मिली तो हमने यही समझ लिया कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अज़मत अब सियासतदान की जान लेना चाहता था। वो जानता था कि इस तरह का आदमी कभी भी सलाहों के पीछे नहीं रह सकता। वो इसे ख़त्म कर डालेगा। इसने आज एक जगह तकरीर करनी थी और अज़मत ने इसे शूट करने का मंसूबा बना लिया। हजूम में इसने अपना पिस्टल निकाला, लेकिन फायर करने से पहले ही किसी ने इस पर फायर किया। फायर सीधा इसके सर पर जा लगा। थोड़ी देर के बाद अज़मत ने देखा कि पुलिस किसी औरत को पकड़कर ले जा रही है। गौर करने पर पता चला कि वो सजल ही है, जिसने अपने आप को इस जालिम शख्स के खौफ की वजह से एक फ़कीर की झोंपड़ी में कैद किया हुआ था और छुपाया हुआ था। उसकी शक्ल बदल चुकी थी, सामने से रंगत थी। सब लोग उसे देखकर हैरान थे। मैं और अज़मत जेल में सजय से मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन अब उसके चेहरे पर खौफ नहीं था। वो पुरस्कून थी क्योंकि पिछले कई सालों से वो एक खौफजदा ज़िंदगी गुजार रही थी, ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। अज़मत ने सजल से माफ़ी मांगी, जिस पर सजल ने इसे माफ़ कर दिया। सजल के लिए हमने एक अच्छे वकील से बात की। उम्मीद है कि वो जल्द रहा हो जाएगी और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेगी। एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ जहां वो सुख का सांस ले सके और उसे किसी का खौफ ना हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।